चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे जिस किसी भी प्रकार की समस्या हो, ये आपको बार बार पेशाब जाने की ही समस्या क्यों नहीं है, चाहे वो आपका अस्थमा, खांसी आदि ही क्यों ना है, तो आप सबसे पहले अपने कब्जियत गैस को नष्ट करिए, इस सिस्टम को सुधारिए। अपान की क्रूरता जो आपकी बॉडी में बनी हुई है, उस अपान की क्रूरता को नष्ट कर दीजिए। भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि आप ही में से किसी दर्शक का बहुत लंबे समय से हमारे प्रत्येक प्रस्तुति पर एक ही कमेंट प्रेषित किया जा रहा है कि बार बार पेशाब होने की समस्या का कोई समाधान आप हमसे साझा करें। चूंकि हम योगाभ्यास आदि करते हैं, तो योग के दृष्टिकोण से कुछ समाधान आपके साथ इस प्रस्तुति में साझा करते हैं। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में हम उन महोदय के ही विषय को लेते हैं और जानते हैं बार बार पेशाब होने का मुख्य कारण क्या है, और अंत में जानेंगे कि उसका निवारण क्या है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हो सकता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई हो, जिसे आप ब्लड शुगर कहते हैं। तो आप उसको पहले चेक कराइए, यदि वो भी नॉर्मल है, फिर भी आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आपको कोई यूटीआई इन्फेक्शन हो गया हो। यूटीआई इन्फेक्शन यानी मूत्राशय का कोई संक्रमण, शुगर है ब्लड में तो भी और यूटीआई का इन्फेक्शन है तो भी, इन दोनों अवस्थाओं में किडनी को बहुत कार्य करना पड़ता है, क्योंकि संक्रमण को फिल्टर करके वो बाहर निकालने का प्रयास करता है, और ब्लड से शुगर को निकालने के लिए भी उसे यही फिल्ट्रेशन बहुत बड़े पैमाने पे बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। सो जो ये समस्या है बार बार पेशाब करने की, यह समस्या उत्पन्न होती है। अगर ये दोनों ही सामान्य है, हमने चेक करा लिया, फिर भी ये समस्या बन रही है, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इसका एक प्रमुख कारण बढ़ा हुआ प्रोस्टेट ग्रंथि भी हो सकता है, क्योंकि हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो यह प्रोस्टेट की ग्रंथि भी बढ़ती है। तो यह एक सामान्य सी समस्या है, क्योंकि हम व्यायाम आदि, योगा आदि कुछ करते नहीं होते हैं और शरीर के माध्यम से भिन्न भिन्न चीजों को भिन्न भिन्न तरीके से भोग करते जाते हैं, तो ये समस्याएं आना लाजमी है। तो चलिए इसके कुछ अन्य मुख्य कारणों को और भी जानते हैं, जिसमें से कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से दवा पर आश्रित है, यानी दवा खाते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे पेशाब ज्यादा होगा। और इसका एक प्रमुख कारण आपके मन से भी जुड़ा हुआ है, यानी आपको यह मनोरोगी की भांति बना देता है। जैसे कि आप बहुत लंबे समय से इसका अभ्यास करते करते आदती हो चले हैं, आप बार बार पेशाब करने अथवा जाने की, तो ऐसी अवस्था में भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप अपने मानसिक अवस्था के कारण भी ऐसा करते चले जाते हैं, क्योंकि आपके ब्लैडर की जो अपनी क्षमता है वह 500 ग्राम से भी अधिक कैपेसिटी की है, क्योंकि 500 ग्राम से अधिक का यूरिन वो होल्ड कर सकता है, और यह 500 ग्राम यूरिन होल्ड करने में आपको नियर अबाउट 2 घंटे का समय मिल जाता है। कभी कभी आप अनुभव करिए कि आपको पेशाब बहुत तीव्रता से आई हुई है और उसी समय आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे होते हैं कि आपको रोकना पड़ जाता है। जब आप अपने यूरिनेशन को रोकते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपका कुछ समय गुजर जाता है, आप उस काम को करने के बाद फिर जाते हैं पेशाब करने। तो आप यही ध्यान दीजिएगा कि आप इसे कैसे होल्ड करके रखे थे, इसी ब्लैडर की क्षमता के कारण। तो आशा करते हैं कि आप बार बार पेशाब होने की समस्या के जो प्रमुख कारण है उन्हें जान गए होंगे। तो अब इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और इस समस्या के निवारण के विषय में चर्चा करते हैं। तो इस समस्या के निवारण के संदर्भ में सबसे पहले आपको सो के उठने के बाद एक क्रिया करना है। वह क्रिया क्या है? अपने हाथ के दोनों हथेलियों को, एक उंगली जो है इनके आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ संधि करा के इनका घर्षण करना है, ऐसे अंगूठे आदि तक। थोड़ी देर तक ये घर्षण आप करेंगे। फिर ये मार्जन जैसे आप करते हैं वो वैसे कर लेंगे। फिर एक बार घर्षण करेंगे उसी प्रक्रिया से, फिर ये मार्जन कर लेंगे। फिर ये थपोली 15 से 20 बार आपको ताली बजाना है। तो ऐसा कर लेने के बाद अब आप अपनी दिनचर्या का आरंभ करेंगे। कुछ
क्रिया, कुछ मुद्रा, कुछ प्राणायाम और कुछ व्यायाम आपसे साझा करेंगे, जिसका नित्य आपको अभ्यास करना होगा। और इसके अभ्यास मात्र से ही आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपको अलग से कोई औषधि, कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी। तो बार बार पेशाब होने की जो समस्या है, इसके समाधान में हम सबसे पहले बात करेंगे एक प्राणायाम की, जिसे करने से आपको इस समस्या में बहुत ही राहत यानी बहुत आराम मिलेगा, जिसे कहते हैं बाह्य प्राणायाम अथवा बाह्य कुंभक। तो चलिए अब आपसे बाह्य कुंभक की विधि भी साझा कर देते हैं। बाह्य कुंभक की विधि को समझने के लिए आप यह ध्यान दीजिएगा कि आपके शरीर में जो पहले से वायु भरी हुई है, इन शरीर में भरे हुए वायु को सांस के माध्यम से आप बाहर निकाल देंगे। सांस के माध्यम से जब ये वायु बाहर निकाल लेंगे, तब सांस को उसी अवस्था पर रोक देंगे, यानी सांस को बाहर निकाल के रोक देने की अवस्था का नाम ही बाह्य कुंभक है। इस अवस्था में आप आराम से जितना देर तक स्थिर रह सकें, और विशेष ध्यान यह दीजिएगा कि यह प्राणायाम का अभ्यास करते समय आप किसी एक विशेष आसन में, जिस आसन में आप सहजता से बैठ सकें, आप उस आसन में बैठकर ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। इससे आपको बहुत बड़े पैमाने पर लाभ होगा। आपका शुगर भी नॉर्मल होने लगेगा, आपका बीपी यदि हाई है वो भी नॉर्मल होने लगेगा इस बाह्य कुंभक के प्राणायाम से। तो इस बाह्य कुंभक का आप कम से कम 10 मिनट तो अवश्य ही अभ्यास करिएगा। आप सांस को कितना देर तक बाहर रोक पा रहे हैं, कितना देर तक होल्ड कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उतना देर तक होल्ड करिए, सहजता जितने हो आपको आराम से। फिर आप सांस को धारण कर लें। सांस को धारण करने के बाद आप सांस पुनः नहीं होल्ड करेंगे, रोकेंगे नहीं, यह दूसरा विशेष ध्यान आपको देना है। और सांस को फिर आपको छोड़ना है, वो भी धीरे धीरे, सांस को भी तीव्रता से नहीं छोड़ना है, यह आपको तीसरा ध्यान देना है। पहला ध्यान आपको देना है कि आपको सांस बाहर होल्ड करना है। दूसरा ध्यान देना है कि आपको सांस अंदर होल्ड नहीं करना है। और तीसरा ध्यान आपको देना है कि जब आप सांस छोड़ें तो आप धीरे धीरे छोड़ें, फोर्स के साथ अपने सांस को नहीं छोड़ेंगे। यह विशेष 3 ध्यान आप दीजिएगा। तो इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले आपको विदित कराते चले कि जो यह बाह्य प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे, यह अभ्यास आपको नित्य 2 समय 10-10 मिनट कम से कम करना ही है। अवधि आप चाहें अभ्यास करते हुए और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 10-10 मिनट का इस बाह्य कुंभक अथवा बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना ही करना है। अब दूसरा विधा आपसे साझा करते हैं। दूसरे विधा में आपके साथ साझा करते हैं अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा का अभ्यास भी आपको करना है। अश्वनी मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाए, उसका विधि हम आपको आगे साझा करेंगे। और तीसरा जो इसका विधा है, तीसरा जो आपको अभ्यास करना है, वह अभ्यास करना है जो कि परम आवश्यक और परम उपयोगी है। यही इसका सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, ध्यान दीजिएगा। वह बाह्य प्राणायाम, और यह आपका मूल बंध। तो आपसे निवेदन है कि प्रस्तुति में बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं कि इनमें से सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए कि व्यायाम करना चाहिए, कि मुद्रा करना चाहिए, कि बंध करना चाहिए, और किसके बाद क्या करना चाहिए कि आपको शीघ्रातिशीघ्र विशेष लाभ हो जाए। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं, और इस बंध को करने से पहले या अश्वनी मुद्रा को करने से पहले आपको एक विशेष क्रिया को साझा करते हैं, क्योंकि वो क्रिया किए बगैर अगर आप बंध अथवा अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो यह समझिएगा उस समस्या को बढ़ा देगा जो कि आपके शरीर में एक समस्या रूप, रोग रूप बनी हुई है, जिसके समाधान हेतु आप परेशान हैं, जिसके कारण हम आपके लिए यह प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आप अपने पेट को, यानी आपके अंदर जो कब्ज, गैस आदि की समस्या बन रही है, उसको तोड़ेंगे। तो उसको तोड़ने के लिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जो ही गैस, कब्ज आदि की समस्या नष्ट हुई, अम्ल की समस्या नष्ट हुई, त्यों ही आधी समस्या आप समझ लीजिए कि आपका समाप्त हो गया। अब आप कुछ भी करेंगे वो असर दिखलाएगा अपना। तो सबसे पहले आपके
जो कब्ज आदि बन रहे हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे जिस किसी भी प्रकार की समस्या हो। ये आपको बार बार पेशाब जाने की ही समस्या क्यों नहीं है, चाहे वो आपका अस्थमा खांसी आदि ही क्यों ना है, तो आप सबसे पहले अपने कब्जियत गैस को नष्ट करिए, इस सिस्टम को सुधारिए। अपान की क्रूरता जो आपकी बॉडी में बनी हुई है, उस अपान की क्रूरता को नष्ट कर दीजिए, कब्ज की समस्या अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो उस कब्ज की समस्या और अपान की क्रूरता को नष्ट करने के लिए आपको छालन क्रिया करना चाहिए, और छालन क्रिया करने के बाद ही आपको कोई प्राणायाम अथवा कोई बंध अथवा कोई क्रिया व्यायाम आदि करना चाहिए, क्योंकि पहले से जो मल जो गैस आदि शरीर में विद्यमान है उसके विद्यमान रहते किसी भी प्रकार का योग प्राणायाम व्यायाम क्रिया आदि करते हैं तो उसका संचार हमारे संपूर्ण शरीर में होता है, और वह हमारे शरीर में उत्पन्न रोगों का एक प्रमुख कारण होता है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने उदर स्थान कब्जियत गैस आदि को जो बनते हैं इन्हें पहले ही नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ भी कब्ज गैस एसिडिटी की आदि की समस्या बनी हुई है इसका मूल कारण अपान की क्रूरता है। अपान की क्रूरता को यदि नष्ट कर दिया जाए तो कब्जियत आदि की समस्या यूं ही नष्ट हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि यह कब्जियत और अपान की क्रूरता जो आप कह रहे हैं वो नष्ट कैसे होगा, उसके लिए यह हम क्या करें। तो उसके लिए आपको बताते चलें कि आपको करना कुछ नहीं है। अपान की क्रूरता को नष्ट करने का एक सुगम मार्ग है जिसे कहते हैं छालन क्रिया। तो छालन क्रिया जैसे ही आप करेंगे, छालन क्रिया करते ही आपके शरीर में जिस किसी भी प्रकार से गैस आदि उत्पन्न हो रहे हैं बन रहे हैं, कब्जियत आदि की समस्या बनी हुई है, इन समस्याओं से जिस दिन आप छालन क्रिया का अभ्यास शुरू करेंगे उसी दिन से आपको आराम महसूस होने लगेगा। तो चलिए अब छालन क्रिया की विशेष विधि को आपके साथ साझा करते हैं। क्योंकि शौच तो हम सभी जाते हैं, तो शौच जाते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि उसी समय आपको यह छालन क्रिया करना है। कैसे करना है, चलिए हम उसे आपके साथ उसकी विधि साझा कर देते हैं। क्योंकि शौच कर लेने के बाद आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको लगता है कि आपने शौच कर लिया है, किंतु आपके मल मार्ग में बहुत सारा मल इकट्ठा पड़ा रहता है जो कि आपके कब्जियत का मूल कारण है। तो इस कारण को समाप्त करना आपका उत्तरदायित्व है। पानी से जैसे आपने शौच किया, यह उसकी उत्तम विधि नहीं है, उसकी उत्तम विधि है छालन क्रिया। इस क्रिया के कर लेने से अपान की क्रूरता कैसे नष्ट हो जाती है, क्योंकि अपान हमारा मल मार्ग में ही रहता है। तो मल मार्ग में जो अपान वायु का संचार है वह दूषित हो जाता है। कैसे, इस मार्ग में जो अभी मल हमने छोड़ रखा है उसी मल के कारण, तो उस मल को हम इस छालन क्रिया के द्वारा साफ करेंगे। कैसे, आप शौच कर लेने के बाद जब आपको लगे कि नहीं अब हमारा पूरा मल साफ हो गया है, आप विशेष ध्यान यहाँ पर दीजिएगा कि आप अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को गुदा का प्रसार करते हुए, गुदा का प्रसार कैसे आप करेंगे, गुदा का प्रसार यानी जब आप गैस पास करते हैं तो गैस पास करते समय आप अपने गुदा स्थान पर थोड़ा सा बल लगाते हैं, गुदा का मुंह खुल जाता है और आपका गैस पास हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आप गुदा का प्रसार करेंगे और अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को गुदा मार्ग में प्रवेश करा देंगे, और गुदा मार्ग में इस मध्यमा के प्रवेश हो जाने के बाद अपने गुदा के अंदर इस मध्यमा से चालन करेंगे, कुछ देर तक क्लॉकवाइज और कुछ देर तक एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार कर लेने के बाद जब आप उंगली को निकालेंगे तो उंगली में मल लगा दिखेगा आपको। अपने उंगली को, अपनी मध्यमा उंगली में लगे मल को आपको पुनः जल से साफ कर लेना है और पुनः इसी क्रिया को दोहराना है। जब तक आपके उंगली में मल लगता दिखाई दे तब तक आपको बार बार इस क्रिया को करना है, और जब मल आपके उंगली में चिपकना और लगना बंद हो जाए तो इस क्रिया को बंद करना है। और बंद करने से पहले आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको बड़े पैमाने पे यदि कब्जियत और गैस की समस्या बनी रहती है तो आप सरसों का तेल ले लीजिएगा, क्योंकि सरसों का तेल गैस को सबसे तेज मारता है।
तो उस सरसों के तेल को अपने मध्यमा उंगली में लगाकर अपने गुदा में पुनः प्रवेश कराकर उसी प्रकार अपनी मध्यमा उंगली का चालन करिएगा। यानी एक बार चालन क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिएगा। आप देखिएगा जिस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आप बरसों बरस गैस की दवा खाते रहे और आपको आराम नहीं मिलता रहा, अब इस क्रिया के कर लेने मात्र से ही सिर्फ एक बार, और इसका आप दैनिक रूप से यदि ढंग से अभ्यास कर दिए और फिर सप्ताह सप्ताह करते रहे, तो आप देखिएगा जीवन में कभी भी आपको गैस से रिलेटेड कोई समस्या नहीं बनेगी। यही आपका शरीर में जो कोई भी रोग है, यदि आप अपने कब्जियत को नष्ट कर देते हैं, अपान की क्रूरता को नष्ट कर देते हैं, तो उस रोग पे 50% विजय आपने प्राप्त कर लिए। सबसे पहले अभ्यास के क्रम में आपको कुछ यौगिक व्यायाम करना है। यौगिक व्यायाम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दे रहे हैं। अश्वनी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा के बाद आपको प्राणायाम, प्राणायाम के बाद आपको मूलबंध। तो अश्वनी मुद्रा का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। आप बाह्य कुंभक जान गए, छालन क्रिया की विधि जान गए, अब आपके साथ साझा करना बाकी रह गया है मूलबंध। तो मूलबंध चूंकि एक रोचक विषय है और इसके विधि और विशेषता गुण को साझा करने के लिए एक छोटा समय पर्याप्त नहीं है, तो इसे सविस्तार बताने के लिए हम आपको अगली प्रस्तुति में लेकर उपस्थित होंगे। तो आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। मिलते हैं मूलबंध के साथ अगली प्रस्तुति में, तब तक के लिए।